So, hello everyone. Today we will be starting with myasthenia gravis. So, before that, I'll read out some news to you. Amitabh Bachchan and Arun Bali are two Indian celebrities who have been diagnosed with myasthenia gravis. So, legendary actors like Amitabh Bachchan, they even suffer from this particular condition, a rare condition called as myasthenia gravis. आज हम इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो लेट मी स्टार्ट विद इट. पहले हम शब्द को तोड़ते हैं. मायस्थीनिया और ग्रेविस, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है. मायस्थीनिया का मतलब होता है वीकनेस और ग्रेविस का मतलब होता है एनी सीरियस कंडीशन. अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में हो क्या रहा है, वीकनेस हो रही है. किस चीज़ की वीकनेस हो रही है? मसल्स की वीकनेस हो रही है. आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कौन सी मसल्स की वीकनेस हो रही है. सो ग्रुप ऑफ मसल्स जो इजीली इन्वॉल्व होती हैं, है ना. हम अभी केवल लिटरल मीनिंग देख रहे हैं. मायस्थीनिया ग्रेविस, देयर इज अ वीकनेस, serious weakness of muscles. My question to you is, which group of muscles are involved in this particular condition? So they are the ocular muscles, number one. तो extra ocular muscles जो होती हैं उनकी weakness हो जाती है, ठीक है, पहली condition. दूसरी facial muscle की weakness होती है, जैसे आपकी जो mastication की muscles होती हैं या फिर जो muscles that help you to smile, ये muscles involve हो जाती हैं. और बल्बर मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. बल्बर मसल्स आर द मसल्स विच आर प्रेजेंट इन योर फैरिंग्स, इवन द रेस्पिरेटरी मसल्स, ठीक है. तो ये मसल्स भी जो है स्पेसिफिकली स्पीकिंग इन्वॉल्व हो रही हैं. तो ये क्या है मायस्थीनिया ग्रेविस? ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है. ऑटो इम्यून क्यों बोल रहे हैं? ऑटो इम्यून इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर डिसीज़ में मेरी बॉडी ने मेरी ही बॉडी के एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडी बना ली है. ऑटो एंटीबॉडीज बन जाती हैं. सो इट इज़ एन ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मिंग डिसीज़, राइट. सो ऑटो इम्यून डिसीज़ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डिसीज़ है. यहाँ पे आपको एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट का फोटो दिखाया है. और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दिस इज़ न्यूरॉन, राइट, एंड दिस इज़ मसल. तो नर्व और मसल का जंक्शन है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. बेसिकली इस पर्टिकुलर जगह पे डिफेक्ट हो रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पे. और स्पेसिफिकली बोलूँ तो पोस्ट साइनेप्टिक यानी अगर ये सिनेप्स है तो सिनेप्स के पोस्ट यानी बाद में, है ना. देयर समथिंग कॉल्ड एज प्री साइनेप्टिक एंड देयर समथिंग कॉल्ड एज पोस्ट साइनेप्टिक. तो यहाँ पे प्री साइनेप्टिक डिफेक्ट हो रहा है. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अभी हम ये अच्छे से समझेंगे. पहले मैं आपको नॉर्मल चीज़ बताती हूँ कि नॉर्मली सिनेप्स में होता क्या है. देखिए, मसल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है. आपको पता है कि एक्सॉन टर्मिनल में ये जो वेसाइकल्स हैं इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे हुए हैं. एंड द न्यूरोट्रांसमीटर विच इज़ फिल्ड इन दिस पर्टिकुलर केस इज एसिटाइल कोलिन. अब हुआ क्या, ये जो एसिटाइल कोलिन है ये इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो गया. ये जो रेड डॉट्स दिख रहे हैं आपको, अब जब एसिटाइल कोलिन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ हो गया तो ये ग्रीन कलर से आप ACHR एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स दिख रहे हैं. एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स में ये जा कर के बाइंड करेंगे. इसके बाद क्या होता है, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है सेल के अंदर. कौन सी सेल के अंदर? मसल के अंदर. अगर सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, if there is an influx of sodium, then naturally what do you expect? We expect this that अगर सोडियम का इन्फ्लक्स होगा तो नेचुरली हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मसल का क्या होगा, डीपोलराइजेशन. आपको पता है कि अगर सोडियम सेल के अंदर आ गया तो डीपोलराइजेशन होगा, और अगर डीपोलराइजेशन होगा तो मसल की एक्टिविटी होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा. इस पर्टिकुलर कंडीशन में यही चीज़ नहीं हो रही. ये चीज़ क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये पोस्ट साइनेप्टिक जो ग्रीन कलर के रिसेप्टर्स बनाए रखे हैं हमने, ACHR जिसको बोल रहे हैं, एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, इनके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं. देखो ये एंटीबॉडीज जाकर के बाइंड हो गई, और अगर ये एंटीबॉडीज जाकर के बाइंड हो गई तो कितना ही एसिटाइल कोलिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाए, वो जाकर के नहीं बाइंड कर पाएगा इन रिसेप्टर से. जब वो इन रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा तो सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा. अगर सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो डीपोलराइजेशन नहीं होगा. डीपोलराइजेशन नहीं होगा तो मसल की एक्टिविटी नहीं होगी. समझ में आ रहा है? तो ये क्या है बेसिकली, जो एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है दैट इज अटैक्ड बाई TNB सेल्स, ठीक है. और ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि बीमारी में हो क्या रहा है. अब देखो पैथोजेनेसिस क्या है. बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जो एसिटाइल कोलिन है पूरा रिसेप्टर नहीं अटैक होता. उसके 5 सब यूनिट होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन. इसमें जो अल्फा यूनिट है ना वो इन्वॉल्व हो रहा है. और क्या हो रहा है इसमें, एंटीबॉडीज़ इसके खिलाफ बन रही है अल्फा यूनिट के खिलाफ. अब तुमने ये पढ़ लिया कि एंटीबॉडीज़ किसके खिलाफ बन रही हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीजन. एंटीजन हम समझ गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि एंटीबॉडीज़ कौन है वो, है ना. तो एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़, बहुत सिंपल, ACHR के खिलाफ बन रहा है तो एंटी वर्ड लगा दोगे तो ये एंटीबॉडीज़ बन रही है. 85% केसेस में यही एंटीबॉडी होती है. अगर ये एंटीबॉडी नहीं है तो फिर एंटी मस्क एंटीबॉडीज़ होती हैं 10% केसेस में. और अगर ये एंटीबॉडी भी नहीं है ना, पहली और दूसरी नहीं है, तो LRP4 एंटीबॉडी होती है. ये 3 मेन एंटीबॉडीज़ आपको याद रखनी है.
एंटी एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, एंटी मस्क एंटीबॉडी एंड एंटी LRP4 एंटीबॉडीज। ठीक है, दो तो आपको याद ही रखनी है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और कौन सी कब मिलेगी ये देखते हैं। एंटी LRP एंटीबॉडी अभी मैंने बताया तब मिलेगी जब एंटी ACR और एंटी मस्क एंटीबॉडी नहीं मिलेंगी। तो इसीलिए इस पॉपुलेशन को जिसमें एंटी LRP4 एंटीबॉडी मिल रही है उसको हम लोग डबल नेगेटिव पॉपुलेशन बोलते हैं, क्योंकि ऊपर की दो एंटीबॉडीज़ नहीं है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए बहुत ऑब्वियस कि हु आर दीज अनफॉर्चुनेट पीपल जिनमें ये डिसीज़ हो रही है, क्यों किसी इंसान में ये 3-4 टाइप की एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं। So that is because of the thymus. It is a proposed hypothesis, I should rather say, but an accepted hypothesis. तो ये क्या बोलते हैं, ये देखा गया है कि जो मायस्थीनिया ग्रेविस वाले पेशेंट्स होते हैं 65% उन पेशेंट्स में थाइमिक हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। यानी जो थाइमस है ना, वो आपको हाइपरप्लास्टिक नेचर का मिलता है। सो थाइमिक हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है। और 10% पॉपुलेशन में थाइमोमा, जो कि एक बेनाइन ट्यूमर होता है थाइमिक ग्लैंड का, वो देखने को मिलता है। ठीक है, ये फिगर्स इंपॉर्टेंट है। तो हो क्या रहा है, देखो थाइमस जो है वो इन्वॉल्व है। बेसिकली यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है, थाइमस इन्वॉल्व हो रहा है। थाइमस में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल सेल्स जो है प्रोड्यूस हो रही हैं। ट्यूमर है ना, बेनाइन थाइमोइड थाइमोमा बन रहा है। तो जो एबनॉर्मल सेल्स बन रही हैं उनको हम लोग बोलते हैं मायोइड सेल्स। वी कॉल दिस मायोइड सेल्स। सो दिस इन क्लस्टर ऑफ मायोइड सेल्स। अब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ समझिए आप, ये मुझ में और आप में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम में थाइमिक हाइपरप्लेजिया नहीं देखने को मिल रहा है। जिन पर्सन में थाइमिक हाइपरप्लेजिया देखने को मिलेगा उसमें मायोइड सेल होगी। अब ये जो मायोइड सेल्स होती हैं ना, इनमें एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर होता है। मसल में होता है, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर यहाँ पे भी है। अब बॉडी को क्या लगता है, क्योंकि ये कैसी सेल्स है, एबनॉर्मल सेल्स है, मैंने बोला ना इट इज़ इन पैथोलॉजिकल कंडीशन। सो बॉडी फील्स दैट ये एबनॉर्मल रिसेप्टर हैं, इसके खिलाफ एंटीबॉडी बना के इसको ख़त्म कर दो। ये जो एबनॉर्मल सेल्स आई हैं मायोइड सेल्स, तो ये क्या करती है, अननोइंगली ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के खिलाफ ही एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं। ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करती है। तो अब बनी तो वो थाइमस के लिए थी, पर वो जा करके फिर मसल्स को अटैक करने लगती है, क्योंकि मसल्स में भी एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब एक और चीज़, ये ऑटो इम्यून कंडीशन और भी बहुत सारी ऑटो इम्यून कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होती है, जैसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, पर्नीशियस अनीमिया, ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस। ये मैंने क्यों बताया आपको, ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर किसी पर्सन में मायस्थीनिया ग्रेविस डायग्नोज हो गया है तो आप इन चीज़ों के लिए भी स्क्रीनिंग करोगे, जैसे थायराइड फंक्शन टेस्ट कराओगे उस पर्सन के, है ना, अनीमिया के लिए आप ब्लड प्रोफाइल देखोगे, है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए उसकी एंटीबॉडीज देखोगे। तो यू विल चेक फॉर दीज थिंग्स ऑल्सो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड बी देयर इन माय माइंड इज व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन। देखिए, पहली तो ये समझो कि बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है इसमें। इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। अगर एज ग्रुप की बात करूँ, अगर कोई पूछे कि मेल में ज़्यादा कॉमन है कि फीमेल में, तो आप पूछोगे व्हाट इज़ द एज ऑफ प्रेजेंटेशन। अगर यंग पॉपुलेशन है तो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, और अगर ओल्ड पर्सन है ना, यानी मोर देन 60 ईयर्स, सो इट इज़ मोर कॉमन इन मेल्स। ठीक है, तो क्या क्या प्रेजेंटेशन है, सबसे पहला प्रेजेंटेशन होता है ऑक्यूलर सिम्टम्स। तो मैंने बताया ना ऑक्यूलर मसल इन्वॉल्व होती है, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल, तो आपको टोसिस देखने को मिलता है। कैन यू सी दिस लेडी, है ना, सो यू कैन क्लियरली सी इन हर लेफ्ट आई आपको टोसिस दिख रही है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑक्यूलर सिम्टम्स होंगे और पेशेंट में हमें टोसिस मिलेगा। अब क्या होगा, ध्यान से समझो, केवल 10% पॉपुलेशन में कोई प्रोग्रेशन नहीं होगा, टोसिस पे जाके ये बीमारी रुक जाएगी। केवल एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल इन्वॉल्व हुई है, इसको बोलते हैं ऑक्यूलर मायस्थीनिया ग्रेविस, केवल टोसिस मिल रहा है ना। कई बार इसका DD पूछते हैं, बेरी एन्यूरिज्म में ऑक्यूलोमोटर नर्व कंप्रेस हो जाती है, तो उसमें भी केवल टोसिस मिलता है। पर बाकी 90% लोग 1 से 2 साल में जनरलाइज्ड मायस्थीनिया ग्रेविस में तब्दील हो जाते हैं, और इसमें फिर फेरेंजियल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, फिर प्रॉक्सिमल मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, और लास्ट में जा कर के रेस्पायरेटरी मसल्स तक इन्वॉल्व हो जाती हैं। जिसके कारण सोचो, अगर रेस्पायरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो गई, डायफ्राम की मसल इन्वॉल्व हो गई, या रेस्पायरेटरी मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, सो द पर्सन मे गेट इनटू रेस्पायरेटरी डिस्ट्रेस विच कुड बी एन इमरजेंसी कंडीशन, और उसको मायस्थीनिया क्राइसिस बोलते हैं ना, जो कि एक इमरजेंसी है। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, पहला ऑक्यूलर सिम्टम से शुरू करो। फिर मैंने बोला प्योर मोटर सिंड्रोम है। ठीक है, वाई एम यूजिंग दिस वर्ड, बिकॉज देयर इज नो सेंसरी सिम्टम, है ना, तो कोई सेंसरी डेफिशिएंट नहीं होती, मोटर सिम्टम है। देखिए क्या लिखते हैं ये, दे आर राइटिंग दैट देयर इज फ्लक्चुएटिंग वीकनेस ऑफ अपर लिम्ब प्रॉक्सिमल मसल्स विथ रिपीटेटिव मूवमेंट एंड ईजी फटीग ऑफ द मसल्स। मतलब ऐसा नहीं है कि शुरू में ही वीकनेस फील होगी। जैसे मैंने आपको एक काम करने के लिए बोला, यूज़ योर हैंड एंड कीप दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस,
तो आप शुरू में 3 बार 4 बार रख दोगे, बट कंजिक्यूटिवली विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको वीकनेस फील होने लगेगी। ठीक है, तो कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं वो देखते हैं। एक्स्ट्राओक्यूलर मसल, अब मैं बताऊँ इनका एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होता है। एसिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट का मतलब ये है कि दोनों आंखों में इक्वली नहीं इन्वॉल्व होता, तो इसीलिए जो टोसिस मिलता है, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, वो भी एसिमेट्रिकल होता है। जैसे यहाँ पे देखो, इस आंख में ज़्यादा है, इस आंख में कम है। अब अगर टोसिस हो रहा है और वो एसिमेट्रिकल है तो बाइनोक्यूलर डिप्लोपिया देखने को मिलता है, मतलब डिप्लोपिया देखने को मिलता है सरल भाषा में, है ना। ऐसा दिखेगा पर्सन को। ये डिप्लोपिया की एक प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखा रखी है। अब क्या है, अगर इसके अलावा और कौन सी मसल इन्वॉल्व होगी, फेशियल मसल इन्वॉल्व होगी, आपके नेक की मसल, आपके शोल्डर की मसल, जॉ की मसल, एंड में मैंने बताया रेस्पिरेटरी मसल भी इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर डायर्नल वेरिएशन होता है, मतलब नाइट में ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, है ना, क्योंकि सुबह सुबह जब आप उठते हो तो इतना नहीं यूज़ होती मसल्स, पर जैसे 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 शाम होने लगती है तो मसल्स आर फटीग्ड, इतना आपने उनसे काम करा दिया है ना, तो रात में ज़्यादा हमको फाइंडिंग्स मिलती हैं। और क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी, अब देखो फेस की मसल्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं, तो क्योंकि फेस की मसल्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या क्या फाइंडिंग मिलेगी, है ना। सबसे पहली चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी वो है स्नार्लिंग फेस। स्नार्लिंग फेसिस का मतलब पर्सन हंसने की कोशिश करेगा। अच्छा, नॉर्मल पर्सन हंसेगा तो कैसे हंसेगा, ऐसे, ये उसकी स्माइल है, पर यहाँ पे क्या फेस देखने को मिलेगा, ये फेस देखने को मिलेगा, तो मतलब कंप्लीट हंसी नहीं होगी। सो दैट इज नोन एज स्नार्लिंग फेस। फिर क्या देखने को मिलेगा, फटीग ऑन च्यूइंग, मैंने बोला मैसेटर मसल इन्वॉल्व होगी मैस्टिकेशन की, उसके कारण ये फाइंडिंग मिलेगी, एंड दैट इज स्पेसिफिक टू माइस्थीनिया ग्रेविस। नेजल ट्वैंग, आवाज़ बदली बदली सी मिलेगी क्योंकि पैलेट की मसल्स और फैरिंग्स की मसल्स भी इन्वॉल्व हो रही हैं। इसके अलावा अभी मैंने बताया आपको जो मैस्टिकेशन की मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व हो रही हैं। वो रीज़न होता है किस चीज़ के लिए, बेसिकली च्यूइंग की प्रॉब्लम के लिए। एक और बहुत अच्छी फाइंडिंग मिलती है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्यों मिल रहा है, ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईसोफेगस में डिफेक्ट अगर हो भी रहा है तो दैट कुड बी बिकॉज ऑफ सेंसरी एबनॉर्मेलिटी। यहाँ पे ईसोफेगस में नॉर्मल है ईसोफेगस, बट फैरिंग्स में दिक्कत है ना, तो वो यही लिख रहा है ओरोफेरेंजियल डिस्फेजिया देखने को मिलता है। अब क्या होगा, अगर डिस्फेजिया होगा तो एस्पिरेशन के रिस्क बढ़ जाएंगे। डिसार्थरिया होगा, है ना, स्पीच की जो आर्टिकुलेशन की मसल्स हैं, है ना, पैलेट वगैरह, इट हेल्प्स यू टू स्पीक। ये पर्सन 2-3 मिनट बोलेगा और फिर फटीग होकर के अनक्लियर स्पीच हो जाएगी। अगर इस पर्सन को कुछ हाथ भी आपने ऐसे उठा के रखने को बोले, है ना, ऐसे आपने बोला कि हाथ ऐसे करके रखो, धीरे 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 फटीग होने लगेगा। ड्रूप नेक, क्योंकि नेक की मसल्स जो हैं बेसिकली वो हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली मैंने जो जो मसल्स बताई थी वो इन्वॉल्व हैं। ध्यान क्या रखना है कि डीप टेंडन रिफ्लेक्स, सेंसरी फंक्शन और गैग रिफ्लेक्स, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, फिर एक टर्म आता है माइस्थीनिया क्राइसिस। इसका मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो गई है, मैंने बताया ना लास्ट में होता है। अब रेस्पिरेटरी मसल अगर इन्वॉल्व हो गई तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, और यहाँ पे हमें इसीलिए इस बीमारी में अगर आप इन्वेस्टिगेशन लिखते हो तो वाइटल कैपेसिटी भी देखना होता है, वी नीड टू चेक दैट ऑल्सो, है ना, और रेस्पिरेटरी सपोर्ट की आवश्यकता हो सकती है। तो क्या क्या फाइंडिंग्स हैं, मसल की वीकनेस, फटीग, ड्रूपी आईलिड्स, ब्लरी विजन, डबल विजन, ट्रबल इन वॉकिंग एंड लिमिटेड फेशियल एक्सप्रेशन, मैंने बता दिया आपको, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, स्वॉलोइंग एंड च्यूइंग। अब आते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, आप क्लिनिकल हिस्ट्री ले सकते हो, हिस्ट्री के बेसिस पे आप डायग्नोस कर सकते हो। फिजिकल फाइंडिंग्स भी होती हैं, तो क्या क्या टेस्ट लगाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले सीरोलॉजिकल टेस्ट, यानी एंटीबॉडीज ही देख लो ब्लड में तो तुरंत पता चल जाएगा। तो 3 मेन एंटीबॉडीज बताई, केवल वो देखनी है ना, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, मस्क एंटीबॉडी, एंटी मस्क एंटीबॉडी, और हमें देखना है आपकी एंटी एलआरपी एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देखने के बाद फार्माकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, अभी पढ़ेंगे क्या होते हैं। आइसपैक टेस्ट होता है, इलेक्ट्रो डायग्नोसिस होता है, और अदर्स होते हैं। तो हम एक एक करके सारे देखते हैं। सीरो डायग्नोसिस देख लिया तुमने, एंटीबॉडीज चेक करनी है। फार्माकोलॉजिकल टेस्ट क्या है उसको देखते हैं। देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, एसिटाइल कोलिन कम हो रहा है ना, उसके कारण दिक्कत हो रही है ना। एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन कम नहीं हो रहा है, बेसिकली एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे कम काम कर रहा है, क्योंकि रिसेप्टर्स तो हाईजैक हो चुके हैं। अब बात यह है कि अगर मान लो 5 रिसेप्टर थे, ठीक है, 5 रिसेप्टर थे और 2 रिसेप्टर्स हाईजैक हो गए। अब ये एसिटाइल कोलिन है, 4 ही या 2 एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल्स थे, है ना, ये हटा देते हैं अपन, तो ये जा करके इनसे बाइंड हो जाएंगे और जो होना होगा वो होगा। मेरा मोडालिटी का तरीका क्या है ट्रीटमेंट का, या इस टेस्ट का बेसिस क्या है कि मैं ना एसिटाइल कोलिन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ, जिससे जितने रिसेप्टर है ना वो पूरी तरीके से फुल हो जाएं। जो गए तो गए, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पर मैं एसिटाइल कोलिन ही इतना बढ़ा दूँ कि बचे हुए रिसेप्टर पूरे फुल हो जाएं। समझ रहे हो आप मेरी बात, है ना। हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। अब एसिटाइल कोलिन को जो मारता है वो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज होता है। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूँ
तो एसिटाइल कोलिन को कोई मारने वाला विलन नहीं बचा, तो एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा और रिसेप्टर पूरे ऑक्यूपाई हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम, एंटी कोलिन एस्टरेज टेस्ट बोलते हैं इसको, मतलब ऐसी चीज़ दे दो जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को इनिबिट करेंगे, जिससे एसिटाइल कोलिन बढ़ेगा और इंप्रूवमेंट हमको टोसिस में देखने को मिलेगी। दैट इज़ द बेसिस ऑफ द टेस्ट। क्या क्या होते हैं वो, नियोस्टिग्मिन दे सकते हो, एड्रोफोनियम दे सकते हो, है ना। अब टेंसाइलिन टेस्ट आपने बहुत पढ़ा होगा फार्मा में, वही पढ़ना है बस, टेंसाइलिन टेस्ट। तो 2 ड्रग याद रखो फार्माकोलॉजिकल टेस्ट में, एड्रोफोनियम एंड नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन 1 मिलीग्राम IM देते हैं, एड्रोफोनियम इज मोर इंपॉर्टेंट, उसकी बात करते हैं। कैसे करते हैं ये टेस्ट, एड्रोफोनियम टेस्ट, देखो पहले तो पर्सन को ऊपर देखने को बोलो बहुत देर तक, क्या हो जाएगा, उसको टोसिस हो जाएगा। अगर टोसिस हो गया तो कुछ मत करो, 2 मिलीग्राम IV लाइन से आप लोग क्या दो, एड्रोफोनियम दे दो, टेस्ट डोज है। सो दिस इज 2 मिलीग्राम IV लाइन से एड्रोफोनियम दिया, दैट वाज इन टेस्ट डोज। फिर क्या करोगे आप, पर्सन का रिस्पॉन्स चेक करोगे। अब रिस्पॉन्स चेक कर लिया और कोई रिएक्शन तो नहीं हो रही है, वो चीज़ चेक कर ली। इसके बाद तुम थोड़ा और एड्रोफोनियम दे दोगे, 8 मिलीग्राम, टोटल 10 मिलीग्राम हमने बनाया था। अब क्या होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को ख़त्म कर दे रहा है, तो एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा, जिसके कारण इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा टोसिस और डिप्लोपिया में, जिसके कारण मायस्थीनिया ग्रेविस कंफर्म हो गया कि मायस्थीनिया ग्रेविस ही है इस पर्सन को। आप समझ रहे हो मेरी बात, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब मान लो हुआ क्या कि तुमने बहुत सारा एसिटाइल कोलिन एस्टरेज दे दिया, है ना। अब इससे क्या होगा, एसिटाइल कोलिन बहुत सारा बढ़ जाएगा, तो कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगी भैया। और तुमने ये पढ़ा है फार्मा में कि कोलिनर्जिक क्राइसिस में डम्बल देखने को मिलता है। तो D मीन्स डायफोरेसिस या डायरिया, यूरिनरी सिम्टम्स, मायोसिस, ठीक है, ब्रोंकोस्पैज्म, एमेसिस, लैक्रिमेशन एंड सलाइवेशन, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट एट्रोपिन से करते हैं, आपको ये भी पता है, बहुत सिंपल। तो हमने पहला टेस्ट कर लिया, कौन सा, 2 कर लिए, सीरोलॉजिकल एंटीबॉडी देख लो, फार्माकोलॉजिकल। अब तीसरा है आइस पैक टेस्ट। अब इसमें क्या करना होता है, देखो पहले तो मैं टेस्ट का तरीका बता दूँ, वही है, पहले पर्सन को ऊपर देखने को बोलो तो टोसिस हो जाएगी। अगर टोसिस हो गई फिर एक आंख में उसको आइस पैक रखने को बोलो, है ना। अब देखो टोसिस इंप्रूव हो गई, ये टेस्ट है। तो क्या है, अप्लाई आइस पैक ऑन आई फॉर 3 to 5 मिनट, द पॉजिटिव रिस्पॉन्स मीन्स इंक्रीज इन पैल्पिब्रल फिशर बाई 2 मिलीमीटर, वही चीज़ है, रिस्पॉन्स अच्छा हो जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर के कारण जो है यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है और रिस्पॉन्स पॉजिटिव देखने को मिलता है। और क्या कर सकते हो भाई, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ करा लो ना, प्रॉब्लम उसी लेवल पे हो रही है। तो इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, इसमें 2 टेस्ट हमें पढ़ना है। पहला हमें पढ़ना है रिपीटेड नर्व कंडक्शन स्टडीज़ RNS, और दूसरा है सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, SFEMG, सिंगल फाइबर इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये कन्फर्मेटरी टेस्ट है एंड दिस इज हाईली सेंसिटिव। देखो इसमें क्या देखने को मिलता है, वी आर नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ इट, जस्ट रिमेंबर इसमें जिटर एंड ब्लॉकिंग पैटर्न देखने को मिलता है, जो आपको ये देखने को मिल रहा है, जिटर एंड ब्लॉकिंग पैटर्न। ये नॉर्मल पैटर्न ऐसा देखने को मिलता है, पर यहाँ पे आप देखो जिटर एंड ब्लॉकिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। सो दैट इज वन थिंग दैट वी कैन डू। व्हाट एल्स कैन वी डू, वी कैन डू रिपीटेड नर्व कंडक्शन स्टडीज, एंड इन दिस हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्मली नर्व कंडक्शन स्टडीज ऐसे होती हैं, पर यहाँ पे देखो डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स है, दिख रहा है आपको, ये लाइन ऐसे जा रही है। सो देयर इज एन डिक्रीमेंटल रिस्पॉन्स जो हमको देखने को मिल रही है। और क्या क्या करा सकते हो, CT और MRI एक्स्ट्राज में है ना। क्यों करा रहे हैं CT और MRI हेड का, ऑक्यूलर मायस्थीनिया ग्रेविस को रूल आउट करने के लिए। CT चेस्ट करा रहे हैं थाइमोमा को रूल आउट करने के लिए। को एग्जिस्टिंग डिसीज़ के लिए मैंने बता दिया था TSH, ANA एंटीबॉडी फॉर SLE एंड रूमेटॉइड फैक्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। और ठीक है, सर्जरी के पहले PFT, HbA1c और ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। कोई भी सर्जरी करने से पहले हम ये चीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आई विल टेल यू नाउ। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, दैट इज लैम्बर्ट-ईडन सिंड्रोम। ये जो है स्मॉल सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग से एसोसिएटेड होता है जनरली, और ये एक पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम है। अब देखो यहाँ पे बस डिफरेंसेस पूछते हैं तुमसे, वो पोस्ट साइनेप्टिक था, ये प्री साइनेप्टिक है। वहाँ पे रिसेप्टर में दिक्कत थी, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन ही कम निकल रहा है क्योंकि प्री साइनेप्टिक डिफेक्ट हो रहा है। एक्चुअली में एक V/Q कैल्शियम चैनल होता है जो कि प्री साइनेप्टिकली प्रेजेंट होता है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो V/Q कैल्शियम चैनल के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई, ठीक है। वही फाइंडिंग्स वही हैं, बस याद रखो यहाँ पे डीप टेंडन रिफ्लेक्स भी इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे नहीं इन्वॉल्व थे। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग देखने को मिलती है, दैट इज़ ऑटोनॉमिक फीचर, ठीक है। नर्व स्टिमुलेशन टेस्ट में हमें इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स जो है वो देखने को मिल रहे थे। ट्रीटमेंट 3,4 डाई अमीनो पायरिमिडीन्स यूज़ करते हैं, ये बेसिकली पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होते हैं।
नॉट गेटिंग इनटू मच डिटेल ऑफ इट, बट बेसिक यू शुड नो कि ये क्या होता है और कैसे अलग है दोनों, है ना, हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में डेफिनेटली कोई ना कोई ऑटोनॉमिक फीचर्स दिए होंगे, जैसे ड्राई माउथ हो गया, है ना, इम्पोर्टेंस हो गए, दीज आर ऑटोनॉमिक फीचर्स, यू विल गेट इट इन योर क्वेश्चन। सो कमिंग टू द लास्ट हेडिंग ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज ट्रीटमेंट। भैया हो क्या रहा है, मैंने बोला ना कि एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर तो ठीक है, रिसेप्टर के डैमेज से तुमको अगर बचाना है तो एंटीबॉडीज़ को रोकना पड़ेगा, तो इम्यूनोसप्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इम्यूनिटी ओवरकम कर रही है ना, उसको सप्रेस कर दो। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई कि जो बचे हुए रिसेप्टर हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एसिटाइलकोलिन को एक्ट करवाओ, तो यही है इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एसिटाइलकोलिन ऑन द रिमेनिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो सबसे पहले जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो पायरिडोस्टिग्मिन होता है। क्यों? क्योंकि ये एंटी कोलिनेस्टरेज है और ये क्या करेगा, मैंने बताया ना, एसिटाइलकोलिन को बढ़ा देगा, ठीक है। कितना देते हैं इसको, 30 to 60 मिलीग्राम 6 आवर्ली देते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है, वही चीज़ कोलिनर्जिक क्राइसिस कॉज कर सकता है, जिसको डंबल से याद किया था। इसके ट्रीटमेंट के लिए मैंने पहले भी बताया एट्रोपिन देना है। और क्या कर सकते हो, थाइमस फसाद की जड़ है, मेन रूट है, तो इस थाइमेक्टमी कर सकते हो। सो ड्रग ऑफ चॉइस इज पायरिडोस्टिग्मिन, है ना, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मायस्थीनिया ग्रेविस, पर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज थाइमेक्टमी इन पेशेंट्स ऑफ जनरलाइज मायस्थीनिया ग्रेविस। इम्यूनोसप्रेशन भी कर सकते हैं हम, मैंने बताया ना, जो पायरिडोस्टिग्मिन से रिस्पॉन्स नहीं करें उसमें हम लोग इम्यूनोसप्रेशन कर सकते हैं एजाथायोप्रीन के साथ। अब एक और क्वेश्चन आता है कि कोलिनर्जिक क्राइसिस में तो जो एसिटाइलकोलिन है वो बढ़ रहा है, मायस्थीनिया क्राइसिस में मैंने बताया था लास्ट का ये प्रॉब्लम होता है जिसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है, क्योंकि जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं, है ना। तो इसको कैसे ट्रीट करते हैं, आपसे कई बार ये पूछता है, मायस्थीनिया क्राइसिस को कैसे ट्रीट करते हैं। मैंने बोला था ना, रेस्पिरेटरी मसल इन्वॉल्व हो रही हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, इमरजेंसी की कंडीशन है, आईसीयू में ट्रीट करना पड़ेगा, है ना। आपको बाईपैप या रेस्पिरेटरी नॉन इन्वेसिव रेस्पिरेटरी असिस्टेंस आपने यहाँ पे दे दिया, और फाइनल ट्रीटमेंट होता है इसका प्लाज्मा फेरेसिस और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन। सो ये चीज़ आपको एटलीस्ट इतनी चीज़ें आपको मायस्थीनिया ग्रेविस में याद रखनी है। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। सो बिगिनिंग विद एन इंट्रोडक्शन, द पैथोजेनेसिस, द क्लिनिकल फीचर्स, द कॉजेज, द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशंस।